जनता अगर जिस दिन ठान लेगी अंग्रेजों को भगाने का, जनता ने ठान लिया तो भाग गए अंग्रेज। हरे इंकलाब का नारा गूंजेगा, एक दिन आजादी मिलेगी, इनसे टूट जाएगी इनकी नींव। आपको पता नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं। जनता मन बना ले और हम अभी घूम घूम करके हम दांडी यात्रा निकाल दें, हम घूम घूम करके अगर हम जनता को जगाने लगे और हम कहने लगे ऐसे माफियाओं को वोट नहीं देना है, जो ऐसे माफिया इस तरीके का काम कर रहा है, तो कहाँ जाएंगे आप? नेता बन पाएंगे क्या? ये जो एक मासूम बिटिया श्रेया तिवारी के साथ जो अन्याय हुआ है, इस विषय में बात करने के लिए, उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे हैं आजमगढ़ में। तो आपको क्या लगता है इस मामला में क्या होना चाहिए? इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी है, जो पर्दे के पीछे का खेल है, जनता के बीच में एकदम साफ साफ आना चाहिए। हम चाहेंगे पहले अपना नाम थोड़ा बता दीजिए अपना। मेरा नाम पंडित ऋषु प्रताप मिश्रा है। मैं आजमगढ़ जनपद के नगर पंचायत महाराजगंज के वार्ड संख्या 11 से सभासद इसी वर्ष चयनित हुआ हूं, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम एज का सभासद हूं जी। और मैं इस मामले पे बस एक ही बात कहूँगा, जो भी पर्दे के पीछे का खेल है, ये प्रत्येक अभिभावक के, प्रत्येक शिक्षक के, प्रत्येक स्कूलों के प्रबंधक के सामने साफ साफ आना चाहिए। इसमें कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए जी। सबको इस मामले की जानकारी होनी चाहिए कि ये पर्दे के पीछे इन्होंने क्या खेल किया है, जिससे बिटिया को न्याय मिले और इस मामले को सभी लोगों को जानकारी हो पूरी तरह। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया होगा विद्यालय की ओर से? इसको ऐसा क्यों किया गया था? देखिए, विद्यालय की ओर से अगर देखिए, जब अगर कोई आपके विद्यालय का स्टूडेंट है, अगर कुछ गलतियां करता है तो शिक्षक का होता है हक उसको मना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके विद्यालय का विद्यार्थी कुछ जघन्य अपराध कर रहा है, तो आपका भी यह भी फर्ज है कि आप उसके माता पिता को बुला के उसके सामने उसकी जो भी अपराध है उसको बताएं। यह नहीं है कि उसको पर्दे के पीछे ले जाएं, उसको हड़काएं, उसके ऊपर दबाव बनाएं, उसको विद्यालय में बेइज्जत करने की नीयत से टहलाएं, यह गलत बात है। हाँ, इसीलिए विद्यालयों में आप देखते होंगे पीटीएम होता है, पेरेंट्स एंड टीचर मीटिंग। इसमें जो विद्यालय के छात्र होते हैं उनके पेरेंट्स आते हैं, टीचरों से मिलते हैं। तो टीचरों से वो क्यों मिलने आते हैं? इसी सब विषयों पे बात करने आते हैं ना। तो आपको बुला के उनके अभिभावकों को अवगत कराना चाहिए कि आपके बेटे की या आपकी बेटी की यह गलतियां हैं, उससे आपको अवगत कराना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि उसको विद्यालय में जो भी हो उसको टहलाना चाहिए बेइज्जत करने के उद्देश्य से। यह गलत है, यह साफ साफ गलत है। बताइए, वो श्रेया लड़की जो थी, मात्र 16 साल की लड़की थी, और उसका सपना था कि हम पढ़ाई लिखाई करके और आईएएस बनेंगे, और आईएएस बनती तो वह लड़की कहीं ना कहीं उस विद्यालय का बहुत बड़ा नाम करती है। एक जो विद्यार्थी होता है वो विद्या इसीलिए ग्रहण करता है कि उसका कुछ ना कुछ भविष्य का सपना होता है। वह पढ़ लिख के अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है। जैसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो इंजीनियर बनते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बना का आविष्कार करते हैं, डॉक्टर बनते हैं और अच्छे अच्छे पदों पे अधिकारी बन के जाते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। लेकिन जब आप शुरू में ही अपने विद्यालय में ही बच्चों को एक तरीका बताएंगे कि कोई गलत काम करे तो उसको एक प्रक्रिया के हिसाब से ना सज़ा देकर अपने मनमाने तरीके से सज़ा दें, यह बेहद गलत है। इस पे मैं यही मेरी मांग है कि जो भी इसके पीछे पर्दे का पीछे का खेल है, यह साफ साफ समाज के सामने, पब्लिक के सामने, प्रत्येक अभिभावक के सामने आना चाहिए। जो 40 से 42 मिनट का खेल हुआ है ऑफिस में, यह आजमगढ़ जनपद ही नहीं संपूर्ण प्रदेश की जनता के सामने साफ साफ आना चाहिए कि हुआ क्या है, किस दबाव में आके उस बच्ची को ऐसा कृत्य करना पड़ा। यह प्रत्येक प्रदेशवासी नहीं, पूरे भारतवासियों के समक्ष आना चाहिए कि इन्होंने कैसे उसको प्रताड़ित किया कि उसको जाके आत्महत्या करनी पड़ी। यह प्रत्येक प्रदेशवासियों को, प्रत्येक भारतवासियों को इन लोगों को साफ साफ स्पष्ट करना होगा जी। ठीक है, तो विवेक भाई, इसमें अब क्या लग रहा है कि आपको इसमें आगे क्या करना होगा? देखिए, इस आंदोलन में और इस न्याय की लड़ाई में इन राक्षसों के खिलाफ हर व्यक्ति को राम जैसा बन करके मैदान में आना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई आप जीत सकते हैं। अन्यथा ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप ये सोचेंगे कि घर में बैठ करके आप लड़ाई जीत लें तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना मामला है। देखिए, जैसे जब गुरुकुल हुआ करता था, गुरुकुल के बाद चीज़ें धीरे धीरे हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलने लगी, लोगों की मानसिकता बदलने लगी, मॉडर्निटी धीरे धीरे हावी हो गई, और इधर 5-6 साल में जो हुआ है वो शिक्षा में गलत हुआ है। शिक्षा प्रणाली जिस प्रकार से पहले एक किताब से एक पीढ़ी पर 4-4 पीढ़ियाँ पढ़ती थी, 3-3 पीढ़ियाँ पढ़ती थी। मैं अपने चाचा की किताब से पढ़ा हूँ, मैं अपने चाचा की किताब से पढ़ा।
अब क्या है कि आपका अगर बेटा 2 में है और एक बेटा अगर आपका छोटा 1 में है, तो उसकी किताब 1 वाला जो बेटा अगर 2 में गया तो नहीं पढ़ पाएगा। ये एक प्रकार की लूट है, ये लूट तंत्र है। इस लूट तंत्र के खिलाफ जब आजमगढ़ का युवा बोलने लगा, इस लूट तंत्र के खिलाफ इनके जो ये जिस प्रकार से उस बिटिया की हत्या हुई, हत्या होने के बाद जैसे लोग आंदोलित हो गए, आंदोलन के साथ साथ ये बातें जब आने लगी, फीस बढ़ोतरी, ये वो सारी चीज़ें, तब इनको लग गया कि अरे इसमें तो अब हम लोगों को दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये तो हमारी नींव ही ढह जाएगी लूट तंत्र की। 2 साल में ऐसी कौन सी व्यवस्था है? 2 साल में फार्चूनर और 10 बीघा जमीन, 50 बीघा, जांच होनी चाहिए भाई। योगी जी तो माफियाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, भू माफियाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं ना। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कब काम होगा? आप मुझे बताइए, होना चाहिए, उस पे भी होना चाहिए। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कब काम होगा? योगी जी से निवेदन है, अब बुलडोजर शिक्षा माफियाओं के खिलाफ चलना चाहिए। कब चलेगा? जब लूट जाएगा देश, तब जब तमाम श्रेयाएं मौत की घाट उतर जाएंगी तब, या जब विवेक पांडे की हत्या हो जाएगी तब, या मेरे जैसे तमाम युवा साथी जब आंदोलित होकर के आत्मदाह के लिए रोड पर आ जाएंगे तब। ये शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इनकी व्यवस्थाओं की, एक एक चीज की जांच होनी चाहिए कि इनकी व्यवस्था में ऐसा क्या, ये 80% शिक्षकों को देना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जांच होगी? अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप सोचेंगे कि कुछ भी हो जाएगा। आवाज नहीं, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि इसलिए नहीं लगता है कि जितने स्कूल विद्यालय हैं, हमें लगता है कि लगभग सारे 95% सिर्फ नेताओं के ही हैं। ऐसे नेताओं को भगाने का काम करना चाहिए। जनता अगर जिस दिन ठान लेगी अंग्रेजों को भगाने का, जनता ने ठान लिया तो भाग गए अंग्रेज। हरे इंकलाब का नारा गूंजेगा, एक दिन आजादी मिलेगी, इनसे टूट जाएगी इनकी नींव। आपको पता नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं। जनता मन बना ले और हम अभी घूम घूम करके हम दांडी यात्रा निकाल दें, हम घूम घूम करके अगर हम जनता को जगाने लगे और हम कहने लगे ऐसे माफियाओं को वोट नहीं देना है, जो ऐसे माफिया इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे आप? नेता बन पाएंगे क्या? ये नेता बन पाएंगे? इनकी नेतागिरी का पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लड़ाई देखिए, जनता की लड़ाई, और जनता अगर मन बना ली ना तो ठिकाने लग जाएंगे, ये लाले पड़ जाएंगे घर में खाने के लिए। होश में आने का समय है, जनता के सामने आए, माफी मांगे। उपाय है माफी, अभिभावकों से माफी, विवेक से मांगने की क्या जरूरत। अपने विद्यालय कैंपस में आने वाले अभिभावकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको उनके साथ उनके बच्चों की फीस अगर 1-2 महीने रह जाती है टॉर्चर ना करें, फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाएं, कॉपी किताब जो एक बार लग जा रहा है उसको रहने दें, ये सूद ब्याज का धंधा बंद कर दें। सूद ब्याज का धंधा अगर चलाना हो, ये लोग सूद ब्याज का धंधा चलाते हैं, पता है आपको क्या धंधा है इनका? कैसे? हाँ, पूछेंगे तो बता रहा हूँ। 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में पैसा देना होता है जी। नहीं दे पाएंगे ना तो ब्याज लगता है बड़े स्कूलों में। अच्छा। हाँ, इसका साक्ष्य हमारे एक यूट्यूब चैनल, हमारे क्षमा चाहूँगा, हमारे हमने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था एक जन ने, तो उसने तो साक्ष्य ला करके दिखाया है। अच्छा। उसने आप बड़े स्कूलों के बच्चों का ना रसीद देख लीजिए आप। उनसे अगर आप पूछिएगा ना कि अगर आपने फीस नहीं जमा कर पाए तो क्या हुआ, तो बताएंगे कि 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया करके फीस बढ़ जाती है, उसका ब्याज बढ़ जाता है। बताइए, यह हाल है हमारे देश का। इस आज़ाद भारत में हो रहा है कि अगर फीस 1 महीने में अगर 2-4 दिन लेट हो गई तो उसका ब्याज देना पड़ रहा है बच्चों को और अभिभावकों को। ये कितना घृणित कार्य है। और घृणित है, बिल्कुल घृणित है। अगर भाई हम आपके परिवार से जुड़े हैं, स्कूल का और बच्चों के परिवार का जो रिश्ता होता है ना, वो घर का रिश्ता होता है। मैं भी विद्यालय में पढ़ा हूँ, मैं बता दूं आपको कि हम लोग जब अब एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को जब कोई भी सब्जेक्ट याद नहीं होता था तो मार खाते थे, राम का रूप नहीं आता था तो मार खाते थे, गिनती पहाड़ा नहीं आता था तो मार खाते थे, और कभी कभार क्लास में ज़्यादा चिल्लाते थे तो मार खा जाते थे। ये होता था मार खाने का मानक, ठीक है, डिसिप्लिन के लिए मार खाते थे। तो अब क्या है, अब किस लिए मार खाते हैं? अब इसलिए मार खाते हैं कि बच्चे का क्लिच टाइट है कि नहीं, जूता साफ है कि नहीं, मोजा साफ है कि नहीं, बाल उसके कटे हैं कि नहीं, और फीस जमा है कि नहीं। क्लास से बाहर इसलिए भगाए जाते हैं बच्चे। वो क्या बच्चा क्या सिखाना चाह रहे हैं आप?
जो चीज़ उनके विद्यालय से मिलने वाला चीज़ है वो खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो मारेंगे नहीं तो जूता गंदा जा करके बेटा बताएगा ना कि पापा जूता गंदा हो गया है, तो एक पापा एक जूता और रहेगा तो वो भी साफ होगा, वो भी, तो डबल शूज, डबल होता रहेगा। समझिए इसके पीछे ना एक छोटी छोटी चीज़ें, ये कैसा दबाव है समाज के ऊपर, कैसी पीड़ा है। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहा हूँ, धीरे धीरे ये बात सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, तमाम चैनल ये बात चला रहे हैं, क्रांति आएगी इस विषय पर। और मैं आपके सभी व्यूअर चैनल, जो भी आपके चैनल के व्यूअर हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, इस लड़ाई में, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। ये आपकी लड़ाई, आपके आसपास की लड़ाई, ये समाज की लड़ाई है। आप फौज में भेजते हैं सीमा पर आतंकवादियों से लड़ने के लिए, उससे पहले आपके घर के आसपास बैठा हुआ जो आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? भाई आप मुझे बताइए ना कि एक बच्चे को, अभी एक सवाल, एक बात और है इसमें जोड़ दे रहा हूं मैं, जब एक स्कूल के बाहर आप जाएंगे, आप कैमरा लेकर के जाइए, आप विवेक की बात पर विश्वास मत करिएगा, 40-45% ऐसे विद्यालय पाएंगे कि वहां बंदूक लेकर के गार्ड बैठा रहता है। आप मुझे बताइए कि बचपन में जब हम लोग जब छोटे थे तो बंदूक, आज भी मैं बंदूक से डरता हूं, आज भी जब बंदूक देख लेता हूं तो मुझे डर लगता है। वो संस्कार कहाँ से आया कि मैंने जहाँ से शिक्षा दीक्षा ली, या मेरे माँ बाप ने मुझको जहाँ से संस्कार दिया, उस संस्कारों में कभी कट्टा गोली बम नहीं आया। हमने बंदूक देखी ही नहीं, इसलिए आज भी हम बंदूक से डरते हैं। हमको डर लगता है कि भाई बंदूक अच्छी चीज नहीं है। अब आप छोटे से बच्चे को बंदूक दिखा रहे हैं, क्या सीखेगा वो? क्लास में पहले हम लोग स्कूल में घुसते थे तो बागवानियां लगी रहती थी, गुलाब के फूल ये लगाते थे, तो माहौल की बात कर रहा हूं, बहुत छोटी बात है लेकिन बातें बहुत बड़ी है, पॉइंट बहुत छोटा है लेकिन इसका आशय बहुत बड़ा है कि स्कूल में घुसते ही वो बंदूक देख रहा है, जिससे क्या होती है? हिंसा, हत्या। और कैंपस में घुसने के बाद आप उसको शिक्षा देने की बजाय क्रूरता, टॉर्चर, नहीं होना चाहिए भैया। कि कैसी शिक्षा नीति है? हाथ जोड़ करके आप सभी देशवासियों से मेरा यही निवेदन है कि भाई देखिए, इसके खिलाफ आप लोग लड़िए। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल के हो सकता है मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं तो जगाने आया हूँ आपसे, जगिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है मेरे साथ कुछ अगर ऐसा हो भी जाएगा, मैं आप सभी जानेंगे भी नहीं, हो सकता है मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा कि आप सभी जाने ना। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, ये लड़ाई आपकी खुद की है। बिल्कुल सही कहा है विवेक जी ने कि यह बहुत बड़ी लड़ाई है और उसके लिए सबको लड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ श्रेया की लड़ाई नहीं है, सिर्फ विवेक जी की लड़ाई नहीं है, ये हर किसान को लड़ना पड़ेगा, देश के हर जवान को लड़ना पड़ेगा, देश के हर छात्र छात्राओं को लड़ना पड़ेगा, तब जाकर इस लड़ाई से कोई पार पा सकता है और मजबूती से आकर अपनी बात कह सकता है और एक अच्छे स्कूल का निर्माण किया जा सकता है। नहीं तो फिर यही होता रहेगा जो श्रेया के साथ हमें हुआ है। बाकी हम कमलेश यादव आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।